बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हम चाइना से कोई भी प्रोडक्ट को कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं और दराज पे सेल कर सकते हैं। बहुत से लोगों की क्यूरीज थी, तो आज इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगा। कितनी कस्टम ड्यूटी पड़ती है, क्या नहीं है, किस प्रोडक्ट पर क्या आएगा, कैसे आप इंपोर्ट कर सकते हैं, किस तरह करना चाहिए आपको, ये सारा कुछ आपको इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। आप लोगों की बहुत ज़्यादा पज़ेराई की वजह से मैं वीडियोस बनाता हूँ आप लोगों के लिए। काफ़ी हेक्टिक टाइम निकाल के आप लोगों को आप लोगों के साथ नॉलेज शेयर करता हूँ। तो मेरी वीडियो को लाइक लाजमी किया करें, पसंद नहीं आती और डिसलाइक लाजमी किया करें। सबसे पहले बात करते हैं कि हमें चाइना से कोई भी प्रोडक्ट इंपोर्ट करने की ज़रूरत क्यों आती है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि लोकल मार्केट में से हम कोई प्रोडक्ट लेके अगर दराज पे सेल करना चाहें, सेल होती भी है। जैसे ही उसकी जो है वैल्यू बढ़ती है, मतलब उस पर कस्टमर्स आना शुरू होते हैं, तो बहुत से लोग लोकल है, फ़र्ज़ करें मेरी कोई भी प्रोडक्ट है, XYZ प्रोडक्ट है, मैं लोकल उठाता हूँ, कहीं से भी उठाता हूँ, लोकल मेड है वो, तो मैं दराज पे डालता हूँ। भी प्रोडक्ट है उसके जो बायर्स बन जाते हैं, तो जब देखते हैं कि इस पे व्यूज़ आ रहे हैं और उसकी प्रोडक्ट सेल हो रही है, तो ऑब्वियसली जब एक लोकल प्रोडक्ट है तो उस पर और लोग भी एंटर हो जाएंगे। मतलब कि काफ़ी लोग उस प्रोडक्ट पे एंटर हो जाएंगे, तो लोकल की उसकी जो मार्जिन है, प्रॉफिट मार्जिन, वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है, क्योंकि आपको कंपेरिजन करना होता है प्राइस के साथ। इसीलिए फिर अगला बंदा आपसे परचेज़ करेगा। तो अब इसीलिए हमें जो है वो चाइना से इंपोर्ट करना पड़ता है ताकि हम जो है उसको अच्छा प्रॉफिट मार्जिन पे सेल कर सकें। अच्छा, चाइना से इंपोर्ट करने के लिए भी हमें वो प्रोडक्ट देखनी पड़ेगी जिसमें कंपटीशन कम हो। यहाँ पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगा। एक तो पहली बात यह है, यहाँ पे कोई गाइड नहीं करता, ठीक है। बहुत सी लोग वीडियोस बना देते हैं, लेकिन आप क्वेश्चंस करते हैं, उनसे कोई रिप्लाई नहीं करता। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, आप उसको ज्वाइन करें। कोई भी क्यूरी हो हम उसमें डिस्कस करते हैं, और भी बहुत सारे मेंबर्स हैं, ताकि इन्फॉर्मेशन शेयरिंग होती रहे, ठीक है। इसीलिए वो ग्रुप मैंने बनाया है ताकि इन्फॉर्मेशन शेयरिंग आपस में होती रहे और हम भी कुछ सीख सकें। हम भी अभी लर्निंग स्टेज में ही हैं। ऑब्वियसली इंसान पूरी ज़िंदगी जो है लर्न करता रहता है, तो हम भी कुछ ना कुछ किसी न किसी से कोई पॉइंट सीख सकते हैं। तो चलें, अब सबसे ज़्यादा एक हवा भी है कि इंपोर्ट करना बहुत मुश्किल काम है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इंपोर्ट करना कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है। सबसे जहन में ये आता है, यार पता नहीं हम जब अपनी कंसाइनमेंट मंगवाएंगे तो कस्टम वाले हमारे साथ क्या करेंगे, माल निकल भी सकेगा, नहीं निकल सकेगा, क्या ऑब्जेक्शंस लग जाएंगी। तो जब आप एक दो दफ़ा करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, कोई इतनी हवा नहीं है, ईजी प्रोसेस है। चलें अब स्टार्ट करते हैं कि हम इंपोर्ट कैसे कर सकते हैं। इंपोर्ट करना, मैंने जैसे आपको बताया ना, कोई मुश्किल काम नहीं है। इंपोर्ट करने से पहले ना, सबसे पहले आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए। एक चीज़ क्लियर करें अपने आप को। देखें, अब जब भी हम चाइना से कुछ चीज़ मंगवाते हैं ना, प्रॉफिट होता है, ठीक है, प्रॉफिट होता है, बिल्कुल ऐसी बात नहीं कि प्रॉफिट नहीं होता, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन इतना नहीं होता जितना हम लोग सोचते हैं कि यार हम इतना कमा लेंगे कि 60-70% एक प्रोडक्ट से हम कमा लेंगे। ऐसा नहीं होता, क्योंकि इसमें कस्टम क्लियरेंस भी होती है इन्वॉल्व, ट्रांसपोर्टेशन भी होती है, फ्रेट भी इन्वॉल्व होता है, सारा कुछ इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो ये भी अगर हम 100 रुपये की चीज़ लेते हैं वहाँ से, तो उस पर जो ड्यूटी वगैरह मिला मिलू के वो है 70 to 75 रुपीज़ पड़ जाती है। मतलब वो कॉस्ट करती है हमें यहाँ पहुँच के 175 रुपये की। तो इतना इजी नहीं है कि हम जी 100% प्रॉफिट इसमें मार्जिन निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ पहले अपने आप को क्लियर कर लें कि हाँ भाई, इतना प्रॉफिट मार्जिन नहीं होता। प्रॉफिट मार्जिन होता ज़रूर है, ऐसा नहीं कि नहीं होता। तो ये ज़हन में रख लें कि इतना नहीं होता जितनी आपकी सोच है। लोगों को देखते हैं कि नहीं जी वो चाइना से इंपोर्ट कर रहा है तो वो 100% कमा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। कोई 100% नहीं कमाता, मार्जिन कमाता है लेकिन 100% नहीं कमाता। प्रॉफिट मार्जिन आपको तब तक मिलता है जब तक आपके कंपटीटर्स नहीं होते। जैसे ही किसी फील्ड में, किसी भी प्रोडक्ट में आपके कंपटीटर्स आ गए ना, तो आपका प्रॉफिट मार्जिन मतलब कम होता जाएगा, ठीक है। एक वक्त आ जाएगा कि आपको लेवल पे बेचना पड़ जाएगा। तो आपने वो प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है, वो प्रोडक्ट्स में रिसर्च करनी है। उस प्रोडक्ट सिलेक्शन के लिए उस प्रोडक्ट पे रिसर्च करना है जिस प्रोडक्ट में कंपटीटर्स कम हो, जिसकी जो डिमांड भी ज़्यादा हो लेकिन कंपटीटर्स ना हो। जिसके कंपटीटर्स कम होंगे उसमें आप 100% तक प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो क्या बात हुई यहाँ पे, आपने जब भी प्रोडक्ट देखें, एक्सपोर्ट में भी हम डिस्कस करते हैं कि प्रोडक्ट सिलेक्शन, ठीक है, इंपोर्ट में भी प्रोडक्ट सिलेक्शन जो है ना आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये ना हो जी आप पूरा आधा कंटेनर मंगवा लें और उसके बाद यहाँ पे जी वो बिके ही ना, तो उसका क्या करेंगे आप। आपको
इसलिए मैं कहता हूँ कि प्रोडक्ट सेलेक्ट करने के बाद ही आपको किसी रुख पे बैठना है। ये नहीं आपने करना कि आप प्रोडक्ट सेलेक्ट नहीं कि नहीं जी उस बंदे की जी ये प्रोडक्ट जो है बहुत ज़्यादा बिक रही है तो इसको इंपोर्ट करा लो। नहीं, ऐसा नहीं होता। उसकी अपनी स्ट्रेटजी है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी आपकी अपनी स्ट्रेटजी होगी। आपने अपने हिसाब से काम करना है, वो अपने हिसाब से काम कर रहा है। उसके ऑलरेडी जो है मार्केट बनी हुई है, आपको मार्केट बनानी है, ठीक है। तो आप उसको देख के नहीं, आप अपनी प्रोडक्ट रिसर्च करके, अपनी जो है मेहनत करके आप अपनी प्रोडक्ट लाओगे, उस पर काम करोगे, वही आप इंपोर्ट करोगे। सवाल ये पैदा होता है कि प्रोडक्ट सेलेक्ट भी होगी, प्रोडक्ट की हमने रिसर्च भी कर ली, हमने एनालिसिस भी कर लिया कि हम कौन सी प्रोडक्ट और क्या प्राइस है क्या नहीं। तो हम मंगवाएंगे किधर से? अब चाइना से। देखें, जो चाइना में जो मेन जो सप्लायर्स हैं ना, वो बैठे हैं alibaba.com पे, ठीक है। अब आप alibaba.com पे अपना अकाउंट बनाएंगे, क्रिएट अकाउंट करके रजिस्टर्ड होंगे। वहाँ पे रजिस्टर होने के बाद ईमेल वेरीफाई करेंगे, कॉन्टैक्ट नंबर वेरीफाई करने के बाद आप जो हो वहाँ पे सप्लायर्स बैठे हैं। अच्छा, अलीबाबा पे आप दो तरीके से कांटेक्ट कर सकते हो। एक तो जो है आप डायरेक्ट जो है सर्च करो, और दूसरे नंबर पे आप मैन्युफैक्चरर्स को सर्च करो। जब आप मैन्युफैक्चरर्स को सर्च करोगे, अपनी प्रोडक्ट के ढेरों मैन्युफैक्चरर आ जाएंगे। आप वहाँ पे जाके मैन्युफैक्चरर्स के साथ कम्युनिकेशन करोगे, आप कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करोगे। जब आप कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करोगे तो आप उनको बताओगे, ऑब्वियसली आप उन्हीं के साथ कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करोगे जो उस प्रोडक्ट में, जो आपकी प्रोडक्ट है जिसमें आपने काम करना है, उसमें डील करते होंगे। आप उसी प्रोडक्ट में उनके साथ उनको टारगेट करोगे। आप उनको बताओगे जी जो आपकी प्रोडक्ट मैं इंटरेस्टेड हूँ, मैं इसको बाय करना चाहता हूँ, मुझे बताएं आप अपना MOQ मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी आपकी क्या है, ठीक है। वो बताएगा जी हमारे, फ़र्ज़ करें वो कहेगा जी हमारे 1,00,000 पीसीज है। आप उनसे नेगोशिएट करोगे, नहीं जी मैं बिल्कुल नया काम करना चाह रहा हूँ, तो मैं तो 500 पीसीज से स्टार्ट करूँगा। तो वो देखें, अब 1,00,000 पीसीज का रेट और होगा और 500 पीसीज का रेट और होगा। तो इस पे आपको समझना पड़ेगा कि आपने कैसे काम करना है। कम्युनिकेशन स्टेब्लिश हो गई, आपने MOQ बता दिया, आपके हो सकता है ये जो है आपका वो 500 पे ही एग्री हो जाए, जी बिल्कुल ठीक है हम 500 पे काम कर लेंगे। लेकिन अब आप ये देखो कि आपको क्या पता जी ये जो जिससे आप कम्युनिकेशन कर रहे हो ये जो कंपनी है या मैन्युफैक्चरर ट्रस्टवर्थी है भी कि नहीं है, क्योंकि पैसा इन्वॉल्व है। तो आपको तो ये चेक करना है। अच्छा, इसको कैसे चेक करना है? जो भी मैन्युफैक्चरर जिस पे वेरीफाइड लिखा होगा वो अलीबाबा ने वेरीफाई किया होगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है पेमेंट्स का। पेमेंट्स कैसे करेंगे? देखें, अब आप कर क्या रहे हैं? सबसे पहले आपको ये देखना है, आया कि आप 500 पीसेज मंगवा रहे हैं या पूरा कंटेनर मंगवा रहे हैं। अगर तो आप 500 पीसेज मंगवा रहे हैं, फिर तो आप अलीबाबा की पेमेंट उसमें जाएंगे, उसमें डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड को अपने बैंक से ऑथराइज़ करवाएंगे कि जी इंटरनेशनल पेमेंट करनी है, तो वो आप इजीली अलीबाबा के अकाउंट से पेमेंट कर देंगे। यहाँ पे एक बात फिर क्लियर करें, पिछली 2 वीडियोज़ में भी मैंने बताया जब हम वीडियोज़ बना रहे थे कि भाई आपने कम्युनिकेशन जो है अलीबाबा की वेबसाइट पे चैट बॉक्स में करनी है, जो भी मैन्युफैक्चरर का चैट बॉक्स है उसमें करनी है, ना कि आपने व्हाट्सएप पे उसको लेके आना है। क्यों नहीं व्हाट्सएप पे लेके आना? व्हाट्सएप पे इसलिए लेके नहीं आना, खुदा न खास्ता अगर आपका जो सप्लायर है बेईमान हो गया या फ्रॉड हो गया तो आपकी कम्युनिकेशन आपके पास नहीं है, ठीक है। व्हाट्सएप की कम्युनिकेशन वो नहीं मानेंगे, जो उनकी कम्युनिकेशन होगी जब आप उनको करोगे, हिट करोगे कि या मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो गई है, तो वो कम्युनिकेशन चेक करेंगे जाके वहाँ पे। जब वो चेक करेंगे वहाँ पे तो कुछ नहीं होगा, तो वो आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, वो उसी को सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपने मेक श्योर करनी है, जब भी कम्युनिकेशन करें आप इस पे करें। तो अलीबाबा को पेमेंट होगी, सप्लायर के पास पेमेंट जो डील हुई आपकी कि 50% पेमेंट एडवांस होगी, 50% आफ्टर जो भी होगा, जिस तरह भी वो जो भी आपकी पेमेंट सेलेक्ट होती है। लेकिन आपको 100% पेमेंट अलीबाबा को करनी है, ठीक है। जब आप 100% अलीबाबा को कर देंगे, अलीबाबा जो है उससे 100% पेमेंट अपने पास सिक्योर कर लेगा, 100% पेमेंट अपने पास सिक्योर कर लेगा और रिलीज़ नहीं करेगा। अब आप उसको बायर को बता दिया, सप्लायर को बता दिया उसने कि जी आपकी पेमेंट आ गई है, आप अपना प्रोडक्ट जो है तैयार करना शुरू करें। आपके 500 पीसेज उसने तैयार करना शुरू कर दिए और उसने जो है अब वो आपसे पूछेगा जब 500 पीसेज आपका तैयार हो गए कि जी अब मैंने इसको डिलीवर कैसे करना है। तो आप उसे कहें जी मुझे किसी भी जो शिपिंग कंपनी से DDP कर दें, ठीक है, डिलीवरी डोर स्टेप पे कर दें आप, ठीक है। तो वो पूछेगा आपसे कोई भी शिपिंग लाइन, आप उससे कहो मुझे रेट बताएं, क्या रेट ले रहा है। अब वो आपको रेट बताएगा, तो आप अपने तौर पे भी 4-5 शिपिंग कंपनी से कांटेक्ट में रह के उनसे पूछेगा क्या रेट चार्ज करें, चाइनीज़ कंपनी से, ठीक है। अच्छा, इसके बरअक्स हमारे पाकिस्तान में भी बहुत से ऐसे एजेंट्स हैं, क्लीनिंग एजेंट्स हैं, जिनकी जो ऑफिसेज वगैरह हैं उधर चाइना में हैं। गोंजो में हो गया, बीजिंग में हो गया, शंघाई में हो गया, वनहांग में हो गया,
वुहान में हो गया, तो बहुत सी जगह पे उनके ऑफिस हैं, तो आप उनसे भी कांटेक्ट करके अपने 500 kg की जो है शिपमेंट मंगवा सकते हैं, डीडीपी करवा सकते हैं। ठीक है, अब डीडीपी में क्या होता है, डीडीपी में जो आपको जो भी क्लियरिंग एजेंट है वो एक रेट कोड कर देगा पर केजी के हिसाब से। जब वो पर केजी के हिसाब से रेट कोड कर देगा तो उसमें सब कुछ शामिल है, कस्टम क्लियरेंस भी शामिल है, उसमें फ्रेट भी शामिल है, उसमें ट्रांसपोर्टेशन भी शामिल है, आपको वो डोर स्टेप पे देगा। तो वो उसमें आपका हेडेक कम हो जाता है, आपकी परेशानी नहीं होती। वो क्लियरेंस अपनी जो कस्टम वालों से वो खुद करवा के देता है, वो मेक श्योर करता है कि आपको जो है डिलीवर हो घर पे, आपके डोर स्टेप पे। अगर दूसरी उसमें देखें, अब आप कंटेनर मंगवा रहे हैं, ठीक है, अब आप ऑब्वियसली अब आप कंटेनर मंगा रहे हैं, तो पेमेंट सिक्योर कैसे करेंगे? इसमें फिर आप कोशिश करें कि एलसी पे चले जाएं, ठीक है, लेटर ऑफ क्रेडिट पे चले जाएं। लेटर ऑफ क्रेडिट पे जाएंगे तो आपका सप्लायर भी, आप उससे कहें जी मैं लेटर ऑफ क्रेडिट पे काम करता हूं, तो हम जो है बैंक से एलसी ओपन करवा लेते हैं। अच्छा, बैंक से ओपन करवा लें एलसी, ये कोई भी क्लियरिंग एजेंट से बात करें, जी मैं ये कंटेनर मंगवाना चाहता हूँ, मुझे सपोर्ट करो, चाइना में पेमेंट गेटवे नहीं है। अगर आप बैंक को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते और जल्दी काम करवाना चाहते हैं तो वो आपको करवा देगा, ठीक है, वो भी करवा देगा। दूसरी तरह अगर इसके बाद आपको पेमेंट आपकी यहाँ से उस कंपनी के अकाउंट में होगी, उसके बाद जब आप कंटेनर मंगवा रहे हैं, उसके बाद जो बैंक आपको है EIF इशू करेगा। आपको पैकिंग लिस्ट चाहिए, इनवॉइस चाहिए और जो है EIF चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक इंपोर्ट फॉर्म चाहिए, ये आपको बैंक इशू कर देगा। जब ये क्योंकि पेमेंट आपने उसी बैंक के थ्रू की होगी तो ऑब्वियसली उसको कोई इशू नहीं होगा। BL चाहिए जो वहाँ से शिपमेंट आ रही है, तो जब ये इशू कर देगा तब ये आप क्लियरिंग एजेंट को देंगे। क्लियरिंग एजेंट जो है वहाँ से पोर्ट से जाके कंटेनर क्लियर करवा के आपको कंटेनर हैंड ओवर कर देगा। इसके बाद जो मेन क्वेश्चन सबके आते हैं कि जी कस्टम ड्यूटी कितनी लगेगी। देखें, कस्टम ड्यूटी जो आप 500 kg मंगवाते हैं या छोटी 1000 kg तक मंगवाते हैं, तो वो आप जो है ना वो क्लियरिंग एजेंट आपका कर देता है, वो उसमें आप परेशान ना हो। लेकिन जब आप कंटेनर मंगाते हैं तो ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए कि आपकी कितनी कस्टम ड्यूटी उस पर लग रही है। अगर हम बात करें ना कस्टम ड्यूटी की, सबसे पहले बात करें कस्टम ड्यूटी, तो 20% चार्ज करते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। उस पर एडिशनल जो कॉस्ट उसने निकाली हुई है, कस्टम ड्यूटी निकाली हुई है 7% है, ठीक है, 27% टोटल कस्टम ड्यूटी हो गई है, ठीक है। इसके बाद बात करें अगर रेगुलेटरी ड्यूटी, वो 10% है। कोई भी आप कंटेनर मंगवा रहे हैं उसकी उस पर जो है 10% रेगुलेटरी ड्यूटी भी पड़ेगी। टोटल ये हो गया 27 + 10 37% हो गया। इसके बाद बात करें सेल टैक्स, 17% सेल टैक्स लगेगा टोटल इनवाइस पे, ठीक है। जो इनवाइस होगी उसका 17% जो है आपका सेल टैक्स चार्ज होगा आपको, ठीक है। उसके बाद बात करें एडिशनल सेल टैक्स, वो 3% होगा। टोटल सेल टैक्स हो गया 20% चार्ज। उसके बाद बात करें तो इनकम टैक्स 12% चार्ज होता है। ये वेरिएबल होता है, ये वेरी करता है क्योंकि फाइलर और नॉन फाइलर का। अब आप ये देखें ना, अब ये जो आपको ड्यूटीज़ बताई है 37 और 37 और 20 57% 57 और 12 50 67 69% ड्यूटी, 70% ऑलमोस्ट 70% ड्यूटी एक कंटेनर पे आप पे कर रहे हैं। मतलब 1000 की चीज़ के ऊपर, 100 रुपये की चीज़ के ऊपर आप 70 रुपये जो है वो टैक्स पे कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इस तरह आप टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये भी ऑब्वियसली किसी भी प्रोडक्ट का आप प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट भी ये शायद वेरी करता है। तो आप जो भी आपकी प्रोडक्ट है, आपने उसकी कस्टम ड्यूटी, मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप उसमें जाके देखें हम कस्टम ड्यूटी को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप इजीली अगर कंटेनर मंगवा रहे हैं तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इन शॉर्ट, आप जो 500, 1000, 1500, 2000 kg की शिपमेंट मंगवाते हैं तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके डोर स्टेप पर डिलीवरी हो जाती है और आप इजीली उस पर काम कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि आने वाले इंपोर्टर और एक्सपोर्टर इस वीडियो से कुछ ना कुछ हासिल कर सकें, सीख सकें और अपनी एक्सपोर्ट या इंपोर्ट शुरू कर सकते हैं। मेरा मिशन पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ करना है, इसमें मेरा साथ दीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।